आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट का अध्ययन करेंगे। आज हम देखेंगे एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट का डेफिनेशन, साथ ही साथ उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है और गतिज ऊर्जा की हानि कितनी होती है, उसके भी हम लोग फार्मूला का निगमन करेंगे। इसका अध्ययन करने के पहले हम लोगों को कुछ जानकारियां रखनी है। सबसे पहले हम लोगों को अप्रत्यास्थ संघट के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? अप्रत्यास्थ संघट के बारे में जानना है कि अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित होता है। क्या होता है? अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित होता है। साथ ही साथ अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा असंरक्षित होती है। अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा असंरक्षित होती है। अब यहां पर संवेग संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को जानना है कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार निकाय का कुल संवेग क्या होगा? नियत होगा। यह संवेग संरक्षण का नियम है। संवेग संरक्षण नियम को हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित करते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार निकाय का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों बराबर होते हैं। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार निकाय का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। साथ ही साथ यहाँ पर संवेग शब्द का प्रयोग हो रहा है और साथ ही गतिज ऊर्जा शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इसके फार्मूले के बारे में भी जानना है। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणित वेग, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। तो जब हम इनके बारे में हम लोग जब जान लेंगे संवेग संरक्षण का नियम, साथ ही साथ संवेग और गतिज ऊर्जा के बारे में, तो हम आसानी से एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट को समझ पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट, अभी हमने देखा कि अप्रत्यास्थ संघट में किस प्रकार संवेग संरक्षित होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। यहां पर एक शब्द और प्रयोग किया है, एक विमीय। एक विमीय का अर्थ है जब वस्तु एक सरल रेखा में क्या करती है? गति करती है। साथ ही साथ यहां पर हमने दो पिंड का जिक्र किया है। दो पिंड इसलिए क्योंकि हम लोगों को दो पिंडों के बीच संघट के बारे में बात करनी है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यास्थ संघट होता है दोनों पिंडों के बीच, और साथ ही साथ यहां पर एक शब्द और प्रयोग किया गया है पूर्णतः। पूर्णतः का अर्थ है कि दोनों वस्तु संघट के पश्चात आपस में चिपक करके गति करते हैं। अर्थात जब दो पिंड एक सरल रेखा में गतिमान होते हैं और उनके बीच अप्रत्यास्थ संघट होता है और संघट के पश्चात यदि दोनों वस्तु आपस में चिपक करके गति करते हैं, तो उसे हम एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहां पर ये जो दिख रहा है, ये बंदूक से दागी गई गोली है। क्या है? ये बंदूक से दागी गई गोली है जो कि गतिमान रूप में दिखाया गया है। यहां पर एक मैं तीर का चिन्ह भी लगा दिया हूं। तीर का चिन्ह से तात्पर्य है वो गोली क्या है? गतिमान है। दूसरा, यहां पर एक गुटका लिया गया है। यह हम मान लेते हैं लकड़ी का आयताकार गुटका है और यह गुटका क्या है? स्थिर है। अब ये जो गोली है गुटके में जाकर के लगती है, अर्थात गोली इतनी तेज है
कि गुटके में जाकर के धंस जाती है। अब यहाँ पर दोनों के बीच संघट हुआ, यहाँ पर संघट को प्रदर्शित किया गया है दूसरे डायग्राम में। अब ये गोली गुटके में जाकर के क्या हो गई है, धंस गई है, और धंसने के पश्चात गुटका और गोली दोनों एक साथ आगे उसी दिशा में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अर्थात दोनों गोली और गुटका चिपक करके आपस में एक साथ एक ही वेग से उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, गति करते हैं। इसका मतलब ये जो चित्र अभी बनाए हैं ये एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के सभी कंडीशन को फॉलो करता है। अब हम दूसरा उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर एक बालक है जो दौड़ रहा है, साथ ही साथ एक ट्रॉली भी लिए हैं, वो ट्रॉली भी उसी डायरेक्शन में क्या है, गतिमान है। अर्थात बालक और ट्रॉली एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अब ये बालक तेजी से दौड़ करके इस ट्रॉली में जंप करके बैठ जाता है। क्या करता है, ट्रॉली में जंप करके बैठ जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही जंप करके ट्रॉली में बैठता है तो बालक और ट्रॉली दोनों उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, गति करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच संघट होता है और संघट के पश्चात दोनों एक साथ एक ही वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये दोनों एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं कि एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो उसके लिए मैं दो पिंड ले लेता हूं, यहां पर इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं अगले पिंड के लिए, क्योंकि हम लोगों को दो पिंड लेना है। तो ध्यान देना, यहां पर ये देख लो, दो पिंड मैंने लिया, इसको मैं कलर भी कर देता हूं। ये पहला पिंड है और यहां पर एक और पिंड है। तो ये दो पिंड हैं, पिंड का नाम मैं रख देता हूं, पिंड का नाम ये पिंड ए है और ये दूसरा पिंड क्या है, बी है। दो पिंड है, दोनों पिंड का द्रव्यमान क्रमशः हम मान लेते हैं m1 और m2। दोनों पिंड एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। ये भी हम इसका वेग भी मान लेते हैं। पहले पिंड का वेग u1 है और दूसरे पिंड का वेग क्या है, u2 है। यहां पर एक कंडीशन मैं एक और लेता हूं, u1 ग्रेटर देन u2। ये कंडीशन मैं इसलिए लिया क्योंकि वस्तु A पीछे है और वस्तु B क्या है, आगे है। जब वस्तु A का वेग वस्तु B के वेग से अधिक होगा तब वस्तु A अधिक वेग से गति करते हुए वस्तु B से क्या करेगा, टकराएगा। अब टकराने के पश्चात क्या होता है, तो यहां पर टकराने के पश्चात ये देख लो, दोनों वस्तु को आपस में जोड़ देते हैं। टकराने के पश्चात दोनों वस्तु आपस में चिपक करके गति करते हैं। दोनों वस्तु आपस में क्या करते हैं, चिपक करके गति करते हैं। ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। टकराने के पश्चात दोनों वस्तु क्या करते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और उसके बाद एक ही वेग से गति करते हैं। दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा, उसको हम ले लिए हैं v। टकराने के पश्चात उनके द्रव्यमानों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। वस्तु A का द्रव्यमान m1 और वस्तु B का द्रव्यमान m2। तो यहां पर राइट साइड में जो लिया गया है ये संघट के पश्चात का है और लेफ्ट साइड में जो लिया गया है ये संघट के पूर्व का है। अब हम देखते हैं कि संवेग संरक्षण किस प्रकार होगा। तो यहां पर मैंने पिछला डायग्राम कॉपी किया है, आप लोगों को बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित होता है। हम जानते हैं अप्रत्यास्थ संघट में संवेग संरक्षित होता है। अब संवेग संरक्षित होता है तो संवेग संरक्षण नियम का यहां पर क्या करेंगे,
प्रयोग करेंगे। और संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है? संघट्ट के पूर्व कुल संवेग और संघट्ट के पश्चात कुल संवेग क्या होगा? बराबर होगा। यह संवेग संरक्षण का नियम है। संघट्ट के पूर्व संवेग और संघट्ट के पश्चात कुल संवेग दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर कुल संवेग इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि दो पिंड हैं। कितने पिंड हैं? दो पिंड। तो कुल संवेग का मतलब है पिंड ए का संवेग और प्लस पिंड बी का संवेग। दोनों पिंड के संवेग को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम जानते हैं संवेग जो है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर पहला वस्तु A का संवेग क्या हो जाएगा? m1u1 और दूसरे वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? m2u2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? संघट्ट के पूर्व कुल संवेग। अब संघट्ट के पश्चात कुल संवेग, दोनों वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m1 प्लस m2 है और दोनों का वेग जो है वो उभयनिष्ठ है। दोनों एक ही वेग से गति करते हैं आपस में चिपक करके, इसलिए दोनों का वेग जो है हमने क्या कर दिया है? कॉमन निकाल दिया है। यहां से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं m1 और m2 को इधर पक्षांतर करके। तो v की वैल्यू आ जाएगी m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2। ये हम लोगों को प्राप्त हो गया संघट्ट के पश्चात वस्तुओं का वेग, जो कि क्या है? संघट्ट के पश्चात वस्तुओं का वेग जो है उभयनिष्ठ है। संघट्ट के पश्चात वस्तुओं का वेग क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर संघट्ट के पश्चात वस्तुओं का वेग हम लोगों को v बराबर प्राप्त हुआ है m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगला देखते हैं। फिर उसी डायग्राम को मैं कॉपी किया हूं। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? गतिज ऊर्जा के बारे में। अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर गतिज ऊर्जा को बराबर नहीं लिखेंगे। हम अलग अलग गतिज ऊर्जा निकालेंगे, संघट्ट के पूर्व और संघट्ट के पश्चात की गतिज ऊर्जा। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर लेते हैं और संघट्ट के पूर्व कुल गतिज ऊर्जा को मैं मान लेता हूं, K मान लेता हूं, क्योंकि गतिज ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? K से दर्शाते हैं। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा को K1 लिख लेता हूं मैं। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। तो इसी के अनुरूप हम गतिज ऊर्जा लिखेंगे, लेकिन यहां पर भी कुल गतिज ऊर्जा बोल रहा है, इसलिए A की गतिज ऊर्जा प्लस B की गतिज ऊर्जा, दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा को क्या करना है? ऐड करना है। तो यहां पर A की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/2 m1u1 का वर्ग। दूसरा पिंड B की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 m2u2 का वर्ग। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। संघट्ट के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा, तो यहां पर भी दोनों की गतिज ऊर्जा को ऐड करना है। तो ऐड करेंगे A और B की गतिज ऊर्जा को। संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा को मैं K2 मान लेता हूं। K2 बराबर आ जाएगा 1/2, दोनों का द्रव्यमान को मैं एक साथ लिख देता हूं m1 प्लस m2 और दोनों का जो वेग है वो v है, तो ये v स्क्वायर। अभी हम यहां पर निकाल चुके हैं उभयनिष्ठ वेग। उभयनिष्ठ वेग का फार्मूला हमने निकाला है m1u1 प्लस m2u2 अपान m1 प्लस m2। ये इक्वेशन नंबर 1 था।
यहाँ पर v की वैल्यू रख देते हैं। कहाँ से? समीकरण नंबर 1 से v का मान रखेंगे। v का मान हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी लिखे हैं उसको, और यहाँ पर भी मैं फिर से लिख दिया हूँ। तो K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, और यहाँ पर v के जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर इसका v का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर है तो यहाँ m1 प्लस m2 और ये m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर होगा तो उसमें से एक यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। कैंसिल होगा तो ये मिल जाएगा हम लोगों को K2 इज इक्वल टू हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर में से एक m1 प्लस m2 क्या होगा? कैंसल होगा, तो यहाँ पर बचेगा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिला है। अब हम एक काम करते हैं, K1 और K2 इसमें अंतर निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 3 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाते हैं। तो समीकरण 2 का जो LHS है वो K1 है, और समीकरण 3 का जो LHS है वो K2 है। देख लेते हैं फिर से। समीकरण 2 का जो LHS है K1 है, और समीकरण 3 का जो LHS है वो K2 है। राइट हैंड साइड में समीकरण 2 के ये लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। K2 को घटाएंगे तो उसका RHS हम लोग देख लेते हैं। उसका RHS ये है हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आ जाएगा K2 का RHS हाफ m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पर राइट साइड में 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तीनों में हाफ क्या है? कॉमन है। तो ये मैं हाफ तीनों से कॉमन निकाल लेता हूँ। पहले पद पर बचेगा m1 u1 का वर्ग, दूसरे पद पर बचेगा m2 u2 का वर्ग, माइनस तीसरे पद पर बचेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान m1 प्लस m2। ये हो गया। तीनों पद से हमने क्या किया? हाफ को कॉमन निकाल लिया। अब मैं m1 u1 का वर्ग प्लस m2 u2 का वर्ग इसको बटे 1 लिख लेता हूं, क्योंकि दो भिन्न के रूप में होंगे, और दो भिन्न का घटाना कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा का मेथड यूज करते हैं। इसका गुणा इससे होगा तिर्यक गुणा, इसका पूरा तिर्यक गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ m1 प्लस m2, और इसको सेकेंड वाले को ब्रैकेट में लिख देता हूँ m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर। फिर माइनस, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक का गुणा इससे करेंगे तो उतना ही मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर। फिर अपॉन हर का गुणा हर से, 1 का गुणा m1 प्लस m2 से करेंगे तो ये मिलेगा m1 प्लस m2। ये हमने भिन्नों का जो घटाना है उस मेथड का हमने उपयोग किया। कौन से मेथड का? तिर्यक गुणा मेथड का। अब हम थोड़ा विस्तार कर देते हैं, इसको जो ब्रैकेट्स हैं उसको हटा देते हैं। तो m1 का मल्टीप्लाई किससे होगा? पहले इससे होगा,
ये आ जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, फिर m1 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये आ जाएगा प्लस m1 m2 u2 का स्क्वायर, फिर m2 का मल्टीप्लाई यहाँ पहले पद से, ये आ जाएगा m1 m2 u1 का स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई दूसरे पद से होगा, ये आ जाएगा m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर। ये पहले जो दो ब्रैकेट थे उसको हमने क्या किया, हटा दिया। फिर माइनस है बीच में, माइनस, फिर मैं एक कोष्टक लगा देता हूं। कोष्टक इसलिए क्योंकि a प्लस बी पूरे के वर्ग का प्रसार करेंगे, तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, फिर प्लस 2ab, ये हो गया। फिर अपॉन नीचे में जैसा है वैसा ही लिखेंगे m1 प्लस m2। तो ये हमने क्या किया, इसके पहले पद से हमने नीचे वाले पद में ब्रैकेट्स हटा दिए और प्रसार कर दिए। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस के बाद और ब्रैकेट है उसको भी हम हटा देते हैं, तो हाफ m1 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ m2 का स्क्वायर प्लस नहीं m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, फिर ये वाले पद को लिख लेता हूँ m1 m2 u1 का स्क्वायर, ये वाले पद को लिख लिया, फिर लिख लेता हूँ m1 m2 u2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसके बाद का जितने टर्म हैं वो सबके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये प्लस का माइनस m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2, और अपान में क्या है m1 प्लस m2। अब हम जो कैंसल होगा कैंसल कर देते हैं। ये देखो m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर, ये कैंसल हो जाएगा। इसी क्रम में m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। अब अपने पास बच गए तीन पद, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ये बच गया, ये बचा और ये भी बचा। तीनों में भी कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, इसमें m1 m2 कॉमन है, इसमें भी m1 m2 कॉमन है और इसमें भी m1 m2 कॉमन है। तो नेक्स्ट 1 माइनस k2 इज इक्वल टू हाफ, तो पहले से ही है, साथ में m1 m2 यदि हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर बचेगा u2 का वर्ग, यहाँ पर बचेगा u1 का वर्ग और इधर बचेगा 2u1 u2 और सामने क्या है, माइनस है। तो इसी प्रकार हम ये लिख सकते हैं u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2u1 u2 और अपॉन में है m1 प्लस m2। अब ये देखो, ये जो पूरे पद हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, उसको यदि हम वापस ले लें तो k1 माइनस k2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 m1 m2 और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर कहाँ से आया, इस पद को हमने क्या किया है, वापस लिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का जो दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड में जो राशियां हैं उसकी बात करेंगे। समीकरण 4 में दायां पक्ष की राशियां ध्यान देंगे। m1 और m2 दोनों पिंड के द्रव्यमान हैं और द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, वो हमेशा क्या होंगे, धनात्मक। u1 और u2 क्या है, वेग है। u1 और u2 क्या है, वेग है।
और वेग ऋणात्मक भी होता है, लेकिन यदि हम उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो दायां पक्ष में सभी राशियां क्या है, धनात्मक है। दायां पक्ष में सभी राशियां धनात्मक है। अब धनात्मक कब मिलेगी, K1 संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा है, K2 संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा है। K1 में K2 घटाने पर यहां पर धनात्मक राशि मिलती है। इसका मतलब है कि K1 ग्रेटर देन K2। क्या हो गया, K1 बड़ा होगा K2 से। K1 क्या है, संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा, और K2 क्या है, संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा। संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा अधिक है संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा से। इसका मतलब क्या हुआ है, संघट के पश्चात की गतिज ऊर्जा कम हो गई है। गतिज ऊर्जा कम हो गई है अर्थात गतिज ऊर्जा की हानि हो गई है। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि इस संघट में गतिज ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। इस संघट में गतिज ऊर्जा की हानि होती है। और गतिज ऊर्जा की कितनी हानि होती है ये भी हम अभी कैलकुलेट करेंगे। इस संघट में गतिज ऊर्जा की हानि होती है। अब यहां पर गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो गतिज ऊर्जा में हानि के लिए क्या करेंगे, दोनों ऊर्जाओं में जो अंतर है वो निकालेंगे। दोनों ऊर्जाओं में अंतर है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले से निकाल चुका है K1 माइनस K2 बराबर इतना। तो गतिज ऊर्जा में हानि डेल K बराबर ये मिल गया M1 M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 M1 प्लस M2। यहां पर जो हम K1 माइनस K2 निकाले थे, 2 को मैं इसके साथ लिखा हूं M1 प्लस M2 के साथ। तो यहां पर गतिज ऊर्जा की हानि का फार्मूला मिल जाता है। किसके हानि का, गतिज ऊर्जा के हानि का फार्मूला प्राप्त हो जाता है। और गतिज ऊर्जा जो हानि होती है उसमें भी हम एक कंडीशन लगाएंगे अभी। कौन सा कंडीशन, यहां पर मैं विशेष स्थिति के रूप में लिख लेता हूं। विशेष स्थिति, यदि दूसरा पिंड विरामावस्था में हो। क्या हो, दूसरा पिंड विरामावस्था में हो। दूसरा पिंड का वेग क्या था, U2 था। यदि हम विरामावस्था में लेंगे, दूसरा पिंड को हम विरामावस्था में लेंगे, दूसरा पिंड को विरामावस्था में लेते हैं, तो विरामावस्था में U2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये दूसरे पिंड का वेग है। यदि हम यहां पर U2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, U2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो गतिज ऊर्जा हम लोगों को मिल जाएगा डेल K इज इक्वल टू M1 M2, U1 का वर्ग U2 वाले को मैं छोड़ दिया अपॉन 2 M1 प्लस M2। दोनों गतिज ऊर्जा का फार्मूला है। पहला फार्मूला जो लिखे हैं यहाँ पर, जब दोनों पिंड गत्यावस्था में है उसके लिए गतिज ऊर्जा की हानि का सूत्र है। और अभी जो प्राप्त हुआ है दूसरा पिंड विरामावस्था में है तब गतिज ऊर्जा के हानि का सूत्र है। अब हम ये देखेंगे कि गतिज ऊर्जा में जो हानि हुई है वो किस रूप में होती है। तो यहां पर गतिज ऊर्जा जो हानि हुई है वो या तो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होगा या फिर ध्वनि ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होगा। गतिज ऊर्जा में जो हानि हुई है वो या तो ऊष्मा ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हमने एक विमीय पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के बारे में पूर्णतः अध्ययन किया है। आगे भी हम कई सारे वीडियो बनाएंगे, कई सारे टॉपिक का पर अध्ययन करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा।